हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लियोनार्ड कैरियर स्टडी। आज हम लोग लेक्चर 4 के अंतर्गत फ्रेंड्स जो पिछले रिमेनिंग क्लास में हम लोगों ने जो संविधान की प्रमुख विशेषता जो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे थे, तो टेक्निकल इशू की होने की वजह से हम लोगों ने 7 फीचर्स को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। एक बार फटाफट क्विक से रिवीजन करते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजों को देखा था फ्रेंड्स। तो पहली जो विशेषता थी वो सबसे लंबा लिखित संविधान था फ्रेंड। दूसरा था विभिन्न स्रोतों से विहित। तीसरा था नम्यता और अनम्यता का समन्वय। चौथा था एकात्मकता और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। पांचवा सरकार का संसदीय रूप। छठा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध। सातवां एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो अगला फीचर्स है वो हम लोग लेते हैं जो कि फंडामेंटल राइट। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। फीचर्स है फ्रेंड वो है फंडामेंटल राइट। तो भारत की जो तीसरा भाग है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें 6 मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किया गया है। देखते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट क्या क्या है सिटीजन्स के लिए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, cultural and educational right article 29 to 30 and right to constitutional remedies article 32। मौलिक अधिकार का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना है उसको प्रोत्साहन देना और कार्यपालिका और विधायिका के जो मनमाने कानून है उसमें निरोधक की तरह काम करना। अब आपको फ्रेंड्स ये मालूम होगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो 5 तरह के रेट को दायर करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट दिया गया। तो क्या कौन कौन से रेट्स है फ्रेंड, ये हम देखते हैं। पहला जो रेट्स है फ्रेंड वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां जो है वो प्रेषण जैसे रीड जो है। इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या रीड्स हैं। पहला रीड्स है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस। तीसरा जो है वो प्रोहिबिशन, सर्च्योरेरी एंड क्यो वारंटो। ये 5 तरह के रीड जो है वो दायर करने की शक्ति है। अगला जो फीचर्स है वो है डीपीएसपी, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है। तो अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है और इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। इसको हम लोग 3 भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक। आगे इसको हम डिटेल में फ्रेंड देखेंगे जब डीपीएसपी जब हम लोग कवर करेंगे। तो निदेशक जो नीति निदेशक तत्व हैं इनका कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, उसको हम लोग जो है बढ़ावा देने की बात करते हैं और इसके साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मिनर्वा मिल्स जो 1980 का मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कहा कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मिनर्वा मिल्स का जो मामला था, इन द मिनर्वा मिल्स केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगला फीचर्स इसके हैं फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था और 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस तरह संविधान के भाग 4(1) में ए में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग अनुच्छेद 51A में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को के लिए किस लिए दिए गए फ्रेंड्स? तो ये जो है नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है, कुछ ड्यूटीज है जो उनको देखना है। अगला जो फीचर्स है वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि ए सेकुलर स्टेट। तो जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है।
इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। तो हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो भारत के संविधान में ये लिया गया है वो किस किस चीजों को इंगित करता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के। तो पहला है कि 1976 में जब हम 42 अमेंडमेंट किए थे संविधान में, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, सेकुलर वर्ड जो है वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरा है कि प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की जो आस्था है, जो पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तीसरे फीचर्स हैं फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, सभी को इक्वल समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। यानी कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो कि आर्टिकल 14 कहता है। और चौथा है कि धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 15 में लिखा गया है। उसी तरह से सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 16 में जिसका प्रावधान है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, जो कि आर्टिकल इसमें 25th आर्टिकल में कहा गया है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 26 हम लोग फंडामेंटल राइट में इसको विस्तृत तौर पर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। किसी भी जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश भी नहीं दिया जाएगा 28 के तहत। तो इस तरह से फ्रेंड जो धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा थी चर्च की और राज्य राजनीति के बीच एक अलगाव पूरी तरह से वो रखती है। तो हम देखते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता की जो नकारात्मक अवधारणा है वो भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो बहुत धर्मवादी है, मल्टीपल बहुत रिलीजन्स है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के जो सकारात्मक पॉजिटिव पहलू हैं उसको शामिल किया गया है। अगला फीचर्स है इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। भारतीय संविधान के द्वारा जो राज्य विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा अपनाया गया है और हर व्यक्ति को जिसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष है उससे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर बिना कोई भेदभाव के मतदान का अधिकार है, राइट टू वोटिंग का जो है वो अधिकार है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया था 61st अमेंडमेंट, जिसके द्वारा जो मतदान करने की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा 61st अमेंडमेंट के द्वारा जो 21 वर्ष से घटाकर जो राइट टू वोटिंग का अधिकार है वो 18 वर्ष कर दिया गया था। जो अगला फीचर्स है वो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। जैसा कि भारतीय संविधान फेडरल है और इसके दो लक्षण एकल और संघीय, यानी कि जो सिंगल और जो फेडरल जो स्ट्रक्चर इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें एक सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी कि भारतीय नागरिकता। यानी कि अगर भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसके इंडियन का जो सिटीजनशिप है वो जो है वो उससे अछूता हो जाएगा। यानी कि भारतीय नागरिक, ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या कहीं रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से प्राप्त होते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला जो महत्वपूर्ण फीचर्स है इसके वो है स्वतंत्र निकाय, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखते हैं भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार या जो न्यायिक अंग जो है वो उपलब्ध कराता है केंद्र राज्य के रूप में, बल्कि इसमें जो है स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में भी जो है परिकल्पित किया, यानी कि इसको जो है स्वीकार किया। अब देखते हैं कि कुछ स्वतंत्र निकाय क्या क्या हैं। तो पहला है फ्रेंड्स संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैट। तीसरा जो महत्वपूर्ण ये है वो संघ लोकसभा आयोग, यानी कि यूपीएससी, जिसका हम लोग तैयारी करते हैं।
और चौथा है इसी तरह से स्टेट में राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसमें 4 बॉडी को हम लोगों ने देखा, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला जो महत्वपूर्ण फीचर्स है फ्रेंड, आपातकालीन प्रोविजन। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या विशेषता है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए एक वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था भी की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का क्या क्या उद्देश्य था? तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश की जो लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। तो किस लिए इसको फ्रेंड्स जो है इसके क्या उद्देश्य थे इमरजेंसी प्रोविजन के? तो इसके जो ये है वो सेफ गार्ड द सोवर्टिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो उद्देश्य था इमरजेंसी प्रोविजन का, इन चीजों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। और संविधान में 3 तरह के आपातकाल की विवेचना जो है वो की गई है। क्या क्या 3 आपातकाल है उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल, जब आर्टिकल 352 के तहत आता है, जब युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की जैसी स्थिति पैदा होती है, राष्ट्र शांति की व्यवस्था, तो राष्ट्र आपात की स्थिति जो है वो लागू होती है। इसी तरह से जब संवैधानिक तंत्र जो विफल होता है आर्टिकल 356 के तहत, तो राज्य में आपातकाल की शक्ति जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और थर्ड है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के तहत जो है वो लगाया जाता है। तो आपातकाल के दौरान फ्रेंड्स देश की जो पूरी सत्ता है वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और जो राज्य है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। जो अगला फीचर्स है वो है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि 3 टायर गवर्नमेंट। मूल रूप से जो संघीय संविधान है उसकी तरह भारत संविधान में 2 स्तरीय व्यवस्था, यानी कि सेंट्रल और स्टेट, और संगठन के संबंध में प्रावधान केंद्र और राज्यों की शक्तियां जो थी होती है। बाद में जब 1992 में 73rd और 4th अमेंडमेंट के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार यानी कि लोकल बॉडीज का जो है वो भी प्रावधान किया गया, जो कि और जो देश हैं उसके संविधान में कहीं हमें देखने को नहीं मिलती। इस तरह से संविधान में एक नया भाग 9th शेड्यूल जो है और 11वीं अनुसूची 11th जोड़कर हम लोगों ने 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को जो हम लोगों ने संवैधानिक मान्यता जो है वो दिया था। यानी कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसको हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हम लोगों ने मान्यता प्रदान किया था और इसके तहत एक नया भाग जो है वो 9th जोड़ा गया था। और 1992 में जो है वो 991 और 12th अनुसूची को जोड़कर हम लोगों ने नगर पालिकाओं को भी जो संवैधानिक मान्यता दिया, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक त्रिस्तरीय व्यवस्था जो थी उसको भी जो है एक मान्यता जो है प्रदान की गई संवैधानिक रूप में, और ये भी इसके एक जो है एक बेसिक फीचर्स है फ्रेंड्स संविधान का। अगला जो महत्वपूर्ण फीचर्स है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समितियां, जिसको कि 97th अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2011 में संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। अब हम देखते हैं कि 3 परिवर्तन क्या क्या किए गए इसके तहत। तो पहला जो परिवर्तन है कि सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आप जब फंडामेंटल राइट देखेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है 19, इसमें जो है सहकारी समितियां बनाने के भी अधिकार जो है वो दिया गया है। उसी तरह से जो डीपीएसपी है उसमें एक आर्टिकल आपको मिलेगा 43B, जो इसमें भी जो है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान जो है जोड़ा गया था। और इसी तरह से संविधान में एक नया भाग जो है वो आपको 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से जो आर्टिकल 243 ZS से लेकर 243 ZD तक जो है प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सब जो है इसके बीच जो सेलिएंट फीचर्स थे, यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है उसकी क्या क्या आलोचनाएं। तो जैसा कि भारत का संविधान जब संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और इसको जब हम लोगों ने अंगीकृत किया तो कुछ आलोचनाएं भी इसकी फ्रेंड्स हुई। अब देखते हैं किस आधार पे। तो पहला जो आलोचना है उसको उसके पीछे ये तर्क दिया गया आलोचकों का कि ये उधार का संविधान है, ए बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको हम लोगों ने जो विभिन्न देशों से जो चीजें हम लोगों ने लिया तो एक तरह से एक उपाधि दी जाती है कि उधारी की एक बोरी है, यानी कि हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन।
इसको एक कहा जाता है बैग ऑफ बॉर्विंग और ए हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन और ए पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम लोगों ने ये सब विभिन्न देशों से उधार लिया है एक तरह से। तो इस तरह से ये आलोचना की जाती है, कुछ भी अपना मूल नहीं है। तो आलोचकों का ये कहना है ये एक उधार का एक थैला है जिसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार किया गया। दूसरी जो आलोचना होती है वो है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। आलोचकों का ये कहना है कि ये 1935 के जो अधिनियम है उसी का एक कार्बन कॉपी, भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार जो भारत का संविधान है वो भारतीय या भारतीय विरोधी है। क्यों? क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपरा और जो भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो अपनी ट्रेडिशन है और जो अपनी भावना है उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता है। उनका ये कहना है कि जो संविधान की प्रकृति है वो विदेशी है। एक हनुमंतिया संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। तो उनका एक कटाक्ष था भारतीय संविधान के ऊपर, उनका ये कहना था। अगली जो आलोचना होती है वो गांधीवाद से दूर, यानी कि आलोचकों का ये कहना था कि जो भारत का संविधान है वो गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जबकि गांधी जी हमारे जो मूल्यों राष्ट्रपिता हैं, उनका कहना था कि जो संविधान है वो ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। जो अगला क्रिटिसिज्म है वो है महाकाया का, यानी कि बहुत ही बड़ा, जो जैसा कि हम लोगों ने आगे फीचर्स में भी पढ़ा था, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो गया था। तो सर आइवर जेनिंग्स थे, उनका ये कहना था कि जो प्रावधान बाहर से लिए गए उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत ही लंबा और जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग हो गया है। और इसका जो अगली आधार पर आलोचना किया जाता है वह वकीलों का स्वर। आलोचकों का ये कहना था कि जो भारत का संविधान है बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है और बहुत ही जटिल है और उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया गया था उनके चलते संविधान बहुत ही जटिल दस्तावेज बन गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक जो है ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में बन गया है। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर की संज्ञा दी होती है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने जो संविधान की प्रमुख विशेषता है और किस आधार पर उसकी आलोचना की जाती है, इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। आज हम अपना जो क्लास है यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।